हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैन यू ऑल हियर मी? आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? कैन यू ऑल सी द वीडियो, ऑडियो, एवरीथिंग ऑल परफेक्ट? ओके, दैट्स ग्रेट। तो बच्चों, हम लोग मेटलर्जी क्लासेस कर रहे थे और करते करते हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि अब आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है। और ये मैं बताऊँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटलर्जी का। जनरली ये ऐसा टॉपिक है जो जिसके ऊपर जे एडवांस में क्वेश्चंस आते रहते हैं, और क्योंकि ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इस टॉपिक को मैं आसान बना दूंगा, तो मान के चलिए कि इस टॉपिक पे बेस्ड आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जे एडवांस जे मेंस दोनों में, इसका फिर आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। आज का हमारा टॉपिक है एलिंगम डायग्राम। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एलिंगम डायग्राम। अब हम एलिंगम डायग्राम की बातचीत करते हैं एक बार। तो एलिंगम डायग्राम की अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने ना आपके संग कुछ और भी बातचीत की हुई है। हमने बातचीत की हुई थी किसके रिलेटेड? हमने बातचीत की हुई थी अलग अलग जो हमने स्टेप्स लिए थे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के। अलग अलग हमने कौन से स्टेप्स लिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के? सबसे पहले मैंने रॉ ओर लिया था, उसकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग की थी, वो फाइन ओर में कन्वर्ट हो गया था। फिर हमने उसके बाद किया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिसको हम बोलते हैं बेनिफिकेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर। उस समय मिल गया था कंसंट्रेटेड ओर। यहाँ पे मतलब हम जितना ज़्यादा फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज के चलते इम्प्योरिटीज रिमूव कर सकते थे, उसकी कर ली थी। कंसंट्रेटेड ओर के अंदर फिर हमने क्या किया था, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करके वो मेटल ऑक्साइड बन गया था। मेटल ऑक्साइड से फिर हम उसका रिडक्शन करते हैं और इम्प्योर मेटल मिल जाता है। इसके बाद आपको पता है हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, मतलब उसको और प्योर करते हैं। फाइनली हमें मेटल वन ऑफ द वेरी प्योर फॉर्म में मिल जाता है। यही हमारे पूरी डिजायर्ड प्रोसेस है मेटलर्जी की। तो अब हम लोग जो इस समय पड़ाव पे पहुंच गए हैं वो है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड वाले पे। मतलब हम फोर्थ स्टेप पे पहुंच चुके हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मैं इसी फोर्थ स्टेप की बात कर रहा हूँ। अब रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड कैसे करना है, इसमें एक्चुअली आपकी थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है। अब थर्मोडायनेमिक्स कैसे इन्वॉल्व है? जो बच्चों हम लोगों ने याद है पहले एक चीज पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, याद आया कि नहीं याद आया? अब आप बच्चे लिख रहे हैं सर थोड़ा सा रिवाइज करा दो। हाँ ठीक है, चलिए मैं रिवाइज करा देता हूँ। चैट में अगर आप कुछ लिखते हो तो मैं जरूर देख लेता हूँ और पक्का आपकी बात मान ही लेता हूँ। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, आशीष में करता हूँ उसको रिवाइज। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने पढ़ा था, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेसिकली क्या है, हम लोग जितना जो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल वाले हैं उस मेटल को पहले ले लेते हैं और धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल की बातचीत करते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल वो होता है जिसका सबसे माइनस में सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो देखिए कैसे कैसे हमारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो सबसे ऊपर लाए कर रहे हैं यहाँ पे, यानी जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहे हैं, लिथियम। आपको पता है लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और ये सारी कहानी किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ये सब वाटर से ऊपर आते हैं। इसके बाद जिंक। और अगर हम ऐसी सीरीज को कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारे पास क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन के बाद फिर आएगा आपका कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी एंड गोल्ड। तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड आ जाएगा, जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे। याद आ गई अब तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? जी हाँ। अभी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के चलते आपको एक बात तो समझ में आ गई, सर पता है लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो जाएगा, लिथियम आसानी से अपना ऑक्साइड बना लेगा, और गोल्ड इसमें लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, उसको ऑक्साइड बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तभी तो ये नोबल मेटल्स के फॉर्म में मिलते हैं हमें। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे एलिंगम डायग्राम। अभी एलिंगम डायग्राम क्या है सर? नाम तो बहुत सुना है, चलिए इसको समझते हैं। हाँ बच्चे बता रहा हूँ मैं, पहले एक बार आपको समझा तो दूँ। जी हाँ, कई बार बच्चे ना बड़े ज़्यादा उतावले हो जाते हैं और चीज़ें आगे की पूछने लग जाते हैं। मैं बेटा उसको पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी कृतिका, मैं आपको अभी बताऊँगा उसको लेके, है ना। इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी। हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी। तो आपको पता है जो पहले लिखा जाएगा जनरली वो वाई एक्सेस पे आता है, जो बाद में लिखा जाएगा वो आपका एक्स एक्सेस पे आता है। ठीक है, तो हमारे पास वाई एक्सेस पे डेल्टा जी नॉट वैल्यू रखेंगे और एक्स एक्सेस पे हम लोग टेम्परेचर ऑफ एट केल्विन स्केल की वैल्यू रखेंगे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड की, यानी कि मेटल से मेटल ऑक्साइड बनते वक्त डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किस तरह से वेरी करेगी विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। डेल्टा जी नॉट इनफैक्ट डेल्टा जी बोलना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है। हियर डेल्टा जी एफ इज टेकन फॉर पर मोल ऑफ O2 कंज्यूम। मतलब हम लोग यहाँ पे फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड कर रहे हैं।
यहाँ पे हम फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड कर रहे हैं, पर यहाँ पे हर बार हर इक्वेशन में हम पर मोल ऑफ O2 कंज्यूम ले रहे हैं। हमारे पास पर मोल ऑफ मेटल है, पर मोल ऑफ मेटल ऑक्साइड की बात नहीं करनी, हमें पर मोल ऑफ O2 कंज्यूम करना है, जिससे कि हम सबको एक ही रेफरेंस लेवल पे लेकर आ जाएं। तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है, मेटल जनरली आपके पास रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होगा, ऑक्सीजन आपके पास गैसेस स्टेट में और मेटल ऑक्साइड आपका सॉलिड स्टेट में। क्या आपको एक बात नहीं दिख रही, अगर मैंने ये 1 मोल ले ली O2 तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे डेल्टा NG क्या हो जाएगा हमारे पास, अरे रिएक्टेंट साइड में सर 1 मोल ऑफ गैस है, जी हाँ, और प्रोडक्ट साइड में कोई भी गैस नहीं है, तो डेल्टा G इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। याद आया? डेल्टा NG कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कंज्यूम्ड इन द साइड ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोड्यूस वाली साइड में एक भी गैस नहीं है, रिएक्टिंग वाली साइड में 1 मोल ऑफ O2 गैस है। ठीक है, आपको एक बात पता ही है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप ये जानते ही, रिलेशनशिप डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको याद ही होगी। अब इसी रिलेशनशिप को यहाँ पे हम यूज भी करेंगे, और हम चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा S0 T प्लस डेल्टा H0। अब क्योंकि मैं डेल्टा G0 वर्सेस T का ग्राफ बना रहा हूं, अगर मैं इसी इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करूं, बताया ना y इज इक्वल टू mx प्लस c, हाँ भाई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बच्चे फटाफट चैट में लिखते हैं अच्छा लगता है आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के मुझे चैट में, सच बता रहा हूँ मैं। तो फटाफट चैट में लिखा सर यहाँ पता है हमें, इट इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अरे हाँ हाँ यार सही लिखा है, m इज स्लोप एंड c इज y इंटरसेप्ट। जी हाँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर m इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड c इज द y इंटरसेप्ट। तो ये आपको बात हो गई। तो स्लोप हमारा यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो ये स्लोप हो गया हमारा, मतलब डेल्टा S0 यानी कि minus of change in entropy for the formation of metal oxide taking 1 mole of oxygen will be the slope। यानी कि अगर डेल्टा NG लेस देन 1 है, लेस देन 0 इनफैक्ट, डेल्टा NG -1 है, डेल्टा NG यहाँ पे लेस देन 0 है, तो आपको पता है डेल्टा S0 फॉर्मेशन भी लेस देन 0 होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि प्राइमरीली जो एंट्रोपी है वो तो गैसेज ही गवर्न करती है किसी भी रिएक्शन में। बिल्कुल ठीक बात है, हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा भी है पहले। पर सर अब क्या कहें, इसका मतलब अगर ये लेस देन 0 हो गया तो स्लोप का क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, मतलब सर एक बात फिक्स हो गई, अगर हम लोग डेल्टा G0 वर्सेस T का ग्राफ बना रहे हैं, हाँ, तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूंगा सर मेटल टू ऑक्सीजन अगर मैं यूज़ करूँ और मेटल ऑक्साइड बन रहा है, और मान लीजिए ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस है, तो क्या मेरा इस ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव होगी? जी हाँ होगी। अरे वाह सर, ये तो बढ़िया बात समझ में आ गई कि अब हम डेल्टा G0 वर्सेस T का ग्राफ देखेंगे, जहाँ पे मेटल सॉलिड इज कन्वर्टिंग टू मेटल ऑक्साइड सॉलिड कंज्यूमिंग 1 मोल ऑफ O2 गैस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट, तो ये क्या y इंटरसेप्ट, सॉरी क्या लिख गया, ये तो x इंटरसेप्ट, अच्छा x इंटरसेप्ट नहीं कहना चाहिए इसको, ये कहना चाहिए हमें डेल्टा H0 इज y इंटरसेप्ट। चलिए कोई नहीं, t इज x इंटरसेप्ट, नहीं अच्छा, वो अगर हम कह रहे हैं जहाँ पे स्लोप x एक्सेस को कट करेगा, जहाँ पे स्लोप x एक्सेस को कट करेगा वो इसका टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, वो एब्सिसा की वैल्यू होगी एक तरीके से, कुछ नहीं है। हम लोग ये कह सकते हैं y इंटरसेप्ट जो होगा इसका, वो डेल्टा H0 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ हमें समझ में आ गया। डेल्टा G0 वर्सेस T में हमें पॉजिटिव स्लोप की लाइंस दिखने वाली हैं, जहां पे विद द राइज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा G0 फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। पर एक बात बताइए आप, अभी हम लोग सारी बात कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाने वाली, यही तो कर रहे थे। अरे अभी आपको दिखा देते हैं, आप तो भूल जाते हैं बात बात पे। देखिए हम लोग कर रहे थे मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाने वाली बात, मतलब हम लोग स्टेप 4 की बात कर रहे हैं। स्टेप 4 की अगर हम बात करें, मतलब हम लोग मेटल से मेटल ऑक्साइड नहीं बना रहे, हम लोग मेटल ऑक्साइड से क्या बना रहे हैं, मेटल ऑक्साइड से हम लोग बना रहे हैं मेटल। यानी कि जो भी डेल्टा G0 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मेटल ऑक्साइड से मेटल के लिए वो डिक्रीज हो रही है। ओके, मेटल से मेटल ऑक्साइड बनते वक्त गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इंक्रीज हो रहा है, बिकमिंग मोर एंड मोर पॉजिटिव हो रहा है, या बिकमिंग लेस एंड लेस नेगेटिव हो रहा है। ओके, एंड विद द राइज ऑफ टेम्परेचर मेटल ऑक्साइड टू मेटल, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर लेस एंड लेस
क्या कहते हैं पॉजिटिव हो रहा है या मोर एंड मोर नेगेटिव हो रहा है। अच्छा, ये बात सही है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वी विल बी क्लोजिंग टुवर्ड्स कंडीशंस ऑफ फीजिबिलिटी ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। ओके, अब समझ में आया। बच्चे कह रहे हैं वेरी सर बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। चलिए चलिए, मज़ा तो आ रही है, एलिंगम डायग्राम जो है ना। चलिए, तो हम लोगों ने ये वाई इंटरसेप्ट वगैरह देख ही लिया, अब आगे बढ़ेंगे इस पे। इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये लीजिए, इतने सारे ग्राफ आ गए। अच्छा देखिए सर, ये मेटल में एम का ले लिया हमने, ये ग्राफ देख रहे हैं आप लोग, एम का ग्राफ है ये, और ये हमारा एल्यूमिनियम का ग्राफ है, और हम ये देखें तो ये जिंक का ग्राफ है, और हम ये देखें तो ये कॉपर का ग्राफ है, ये सिल्वर का ग्राफ है। ओके सर, ये सारे ग्राफों की सर स्लोप तो पॉजिटिव आ रही है। जी हाँ, ये सारे ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव आ रही है। अब आप कहेंगे सर ये डिसकंटिन्यूटी यहाँ क्यों आई, यहाँ क्यों आई? डिसकंटिन्यूटी के बारे में अभी थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। लोग बच्चे कहने लगे कुछ कुछ सर मुझे पता है, डोंट वरी, आई विल आस्क यू, डोंट वरी। तो ये सारी क्या है, ये सारे मेटल टू मेटल ऑक्साइड बनने वाले ग्राफ हैं किसके, डेल्टा जी वर्सेस टी के बीच में, और इन सब की स्लोप पॉजिटिव आई, ये हमें समझ में आ गया, क्योंकि ये सारे रिएक्शन में डेल्टा एन जी इज इक्वल टू -1, दैट इज लेस देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0 तो माइनस डेल्टा एस, यानी स्लोप विल बी पॉजिटिव। चलिए, अब ये 3 रेड लाइन्स जो दी हैं वो क्या हैं? अगर मैं 3 रेड लाइन्स की बात करूँ, देखिए एक रेड लाइन को मैं ग्राफ को दोबारा से लिखूँ, 2CO गैसियस प्लस O2 गैसियस गिव्स 2CO2 गैसियस। यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या बातचीत है सर, यहाँ डेल्टा एन जी -1 है, स्लोप पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। तो ये वाला ग्राफ है जहाँ पे CO गैस इज कन्वर्टिंग टू CO2 गैस, यहाँ पर डेल्टा एन जी -1 आ रहा है, इसीलिए कह देंगे स्लोप इज पॉजिटिव। सर एक और ग्राफ है, इस वाले ग्राफ को देखें, C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या है 0। सर डेल्टा एन जी 0 मतलब डेल्टा एस तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, क्लोज टू 0 होगा। जी हाँ सर, स्लोप भी बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, मतलब 0 के आसपास ही होगी। स्ट्रेट लाइन आ जाएगा कब, देखिए स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है, वाओ मज़ा आ गया। एक ये ग्राफ और है कार्बन के रिलेटेड, वो क्या है, 2 कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स 2 CO गैस। ओके, अगर मैं इसकी डेल्टा एन जी की बात करूं तो ये कितना आ रहा है, +1, यानी कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, स्लोप आ जाएगी नेगेटिव, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। यानी कि 3 मेरे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है कार्बन ऑक्सीजन से रिलेटेड। एक ये कि कार्बन का ऑक्सीजन में कन्वर्जन, और कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में जब कन्वर्जन हो रहा है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे स्लोप आ रही है नेगेटिव, ठीक है। ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर CO2 में कन्वर्जन हो रहा है तो स्लोप आ रही है पॉजिटिव, ठीक। और जब कार्बन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन होकर सीधे CO2 बन रही है तो स्लोप तो कुछ भी खास नहीं है, ऑलमोस्ट 0 है, ठीक। ये सब बातें हमें यहाँ पे समझ में आ रही हैं। तो कार्बन के 3 डिफरेंट रिएक्शंस हैं, उनके अलग अलग स्लोप्स हैं, ये हमें यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। सारा की सारा हमारे यहाँ पे बेसिस क्या है, डेल्टा एन जी बेसिस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी हमने देखा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, इसको इक्वेशन को हमने डिफरेंटली लिख लिया, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस डेल्टा एस नॉट टी इंटू डेल्टा एच नॉट, और हमने अभी देखा ही था वाई इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप ये आ गई हमारी। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, यानी अगर डेल्टा एन जी हमारा नेगेटिव है, सॉरी एक बार ठीक से लिख देते हैं आपके लिए, अगर हमारा डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा एम पॉजिटिव अपवर्ड कर्व, और डेल्टा एस पॉजिटिव है एम नेगेटिव यानी डाउनवर्ड कर्व, जैसा कि अभी हमने देखा था कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, ठीक है। ये हमने कौन सा देखा था, एक सेकेंड, स्लोप पॉजिटिव है ना, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा स्लोप नेगेटिव वाला कौन सा है, स्लोप नेगेटिव वाला है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO, स्लोप नेगेटिव वाला ये हो गया, ठीक है। अलग अलग इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास अलग अलग डेल्टा एन जी की वैल्यू, उस हिसाब से अलग अलग डेल्टा एस और स्लोप। तो एंट्रोपी चेंज यहाँ पे हम देख रहे हैं, मेटल जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा, यहाँ पे डेल्टा एन जी जो आ रहा है -1 इम्प्लाइज डेल्टा एस इज नेगेटिव, स्लो एम विल बी पॉजिटिव, बिल्कुल अभी जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एलिंगम डायग्राम फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, ये तो बात बड़ी लॉजिकल है क्योंकि डेल्टा एन जी -1 है, ठीक है। अब हम कार्बन की बात कर रहे थे, अभी देखिए कार्बन सॉलिड अगर O2 से कंबाइन करेगा CO गैस बनेगी, यहाँ पर हम कह सकते हैं डेल्टा एन जी इज इक्वल टू +1, डेल्टा एस पॉजिटिव, एम इज नेगेटिव, ग्राफ इज गोइंग इन डाउन डायरेक्शन, जो कि हमने थोड़ी पहले भी देखा ही था। अगर C प्लस O2 गिव्स CO2 आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है,
तो हम डेल्टा एस जो है नियरली 0 मान लेते हैं। एंड फाइनली यू नो स्लोप इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 0, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर CO गैस ये सब है तो यहाँ पे डेल्टा NG जो है वो -1 है। तो आप जानते हैं डेल्टा एस नेगेटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, जो हमने अभी एक ग्राफ देखा भी था रेड कलर वाला। तो तीनों रेड कलर ग्राफ की हमने यहाँ पे आपको सारी बातें समझा दी। ठीक है, अब हम बात करेंगे और metals which are placed in upper part of the electrochemical series, their curves are usually placed at lower part of a Lingam diagram। बिल्कुल सही बात है, जो अपर पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब बहुत रिएक्टिव थे, यानी कि इनका मेटल से मेटल ऑक्साइड बनते वक्त काफ़ी ज़्यादा डेल्टा G निगेटिव होगा, बहुत नीचे से स्टार्ट होंगे इनके कर्व्स। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल अपर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब विच आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स, कैसे भी सोच लीजिए, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो हमेशा लोअर पार्ट ऑफ लिंगम डायग्राम में हमें दिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखें यूजुअली द ऑक्साइड फॉर विच कर्व लाई बिलो कैन बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाई अबव इट्स कर्व। बिल्कुल सही बात है, देखिए नीचे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, हाँ ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़ाई था, मोर रिएक्टिव मेटल कैन इजीली डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स। हाँ जी, तो वही बात है, द ऑक्साइड फॉर विच द कर्व लाई बिलो कैन बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वेयर द कर्व इज लाइंग अबव इट। जिन मेटल्स का कर्व ऊपर लाया कर रहा है उनको रिड्यूस करने के लिए, मतलब उनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए हम नीचे कर्व लाए करने वाले मेटल्स यूज कर सकते हैं, मतलब मोर रिएक्टिव मेटल्स यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो बढ़िया समझ में आ रहा है। अरे वाह, बच्चे खुश हैं काफ़ी आज। जनरली एट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द कर्व ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल इज ऑब्जर्व। अभी हमने देखा था ना, एक डिसकंटिन्यूटी आ रही थी ना, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आता है तो बड़ी पक्की सी बात है क्या हो जाएगा। देखिए अगर मेरा मेटल सॉलिड है, O2 गैस है और हमने बनाया MO सॉलिड, ठीक है, या MO2 लिख लें तो और आसान। ठीक, यहाँ पर हम देख रहे हैं मेटल सॉलिड है, इसकी एंट्रोपी तो कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट 0 है। जैसे ही मैंने मेटल लिक्विड ले लिया आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट, तो नो डाउट आप देखिए क्या होने वाला है। होने वाला ये है कि एंट्रोपी चेंज और ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा। भाई लिक्विड वाली एंट्रोपी भी खराब हुई, ऑक्सीजन गैस की 1 मोल की गैस की तो एंट्रोपी खराब हुई। तो अगर इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप मोर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट के बाद कर्व में एक डिसकंटिन्यूटी आएगी और स्लोप ऑफ द लाइन विल बिकम मोर पॉजिटिव। और मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट की कहानी आ गई जब मेटल ही गैसेस फॉर्म में आ गया, ओ माय गॉड, फिर तो आप देख सकते हैं क्या होने वाला है। जी हाँ, तब तो डेल्टा NG -2 हो जाएगा, यानी कि स्लोप ऑफ द कर्व मोर एंड मोर पॉजिटिव हो जाएगी। तो जनरली एट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द कर्व of a particular metal is observed, slope becomes more and more positive. Slope becomes more and more positive. जी हाँ, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। डेल्टा S0 and डेल्टा S0 remain constant with temperature unless there is a phase change। तो देखिए आप यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे phase change हुआ तो थोड़ा सा डिफरेंस आया, अदरवाइज तो सारी चीज़ें सेम बनी हुई है। Delta S0 formation is negative, so the slope will be positive. So the majority of the lines where the metal is forming metal oxide has a upward slope. ठीक है, delta G0 is negative for most of the metal oxides. ठीक है, metal oxide के बनाने के लिए feasibility हमेशा हाई होती है। तो आप देख सकते हैं डेल्टा G = 0 की लाइन तो ये है हमारी, इसके नीचे जो भी कुछ है ये सब क्या है, डेल्टा G < 0। That means the metal converting to metal oxide is a थर्मोडायनेमिकली फीजिबल प्रोसेस। ठीक है, ओ ये आई कितने सारे मेटल्स। आप कहेंगे सर इतना सारा, जी हाँ, आपको इंटरेस्टिंग तो बना के देना ही है ना सब कुछ। तो आप देख सकते हैं हम अलग अलग जगह क्या क्या चीज़ देख रहे हैं। एक तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे चेंज इन स्लोप हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जिंक यहाँ के बाद इस टेम्परेचर के बाद शायद मेल्ट या बॉयल करेगा, मोस्टली बॉयल कर जाना चाहिए। और यहाँ पर भी देखिए आप Hg का भी स्थिति यही है, यहाँ पे Hg लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्लोप विल बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव। बाकी आप हर जगह देख ही रहे हैं सारे मेटल्स की स्लोप ऑलमोस्ट पॉजिटिव आ रही है। देखिए कैल्शियम कितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में,
लिथियम सोडियम के बाद ही आ रहा था ये, और आप देख सकते हैं इसका कर्व सबसे नीचे है, ठीक है कि नहीं, और मरकुरी बहुत नीचे था, गोल्ड के जस्ट ऊपर, और देखिए उसका कर्व सबसे ऊपर है। तो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैव द कर्व लाइंग एट द टुवर्ड्स द बॉटम एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स विल हैव द कर्व लाइंग एट द टॉप। मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द मेटल ऑक्साइड्स विच आर प्लेस्ड हायर इन द एलिंगम डायग्राम, ठीक है। अब वो बातें समझ में आ रही हैं। अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल देख सकते हैं द स्लोप इंक्रीजेस सिंस द रिएक्शन इज इन्वॉल्विंग ए लार्जर एंट्रोपी चेंज। आपने देखा था बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डेल्टा एन जी, अब -1 नहीं -2 हो गया, डेल्टा एस मोर नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो स्लोप मोर पॉजिटिव हो जाएगी। बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल द स्लोप ऑफ द ग्राफ्स आर रफली द सेम, ठीक है, देख सकते हैं। अब और देखें इस सब बातों में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल देख लीजिए, जिंक यहाँ पे मेल्ट कर रहा है, थोड़ा सा स्लोप में चेंज आया, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल की बात करें यहाँ पर है तो देखिए एकदम से स्लोप में ज़्यादा चेंज आ गया। ये जिंक का एग्जाम्पल लेके हमने आपको बता दिया है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक 419.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसलिए ऐसा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, और बॉइलिंग पॉइंट जिंक का 907 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 907 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद डेल्टा जी वर्सेस टी में ड्रामेटिकली पॉजिटिव स्लोप दिखेगी फॉर द जिंक फॉर्मिंग जिंक ऑक्साइड ग्राफ, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो ये सारी कहानी हमने यहाँ पे देख ली। अब फिर से एलिंगम डायग्राम हम खूब अच्छे से लेकर आए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसे अलग अलग टेम्परेचर्स पे क्या क्या हो रहा है। When delta G naught formation curve is situated higher, the oxides are thermally unstable and easily reduced. अब आप देखिए, जैसे ही मैं देख रहा हूँ डेल्टा जी नॉट एफ कर्व इज सिचुएटेड हायर, हायर मतलब अगर डेल्टा जी इक्वल टू 0 वाली लाइन आ रही है हमारी कोई, और ये इसके ऊपर चला गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेटल फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड इज हैविंग डेल्टा जी पॉजिटिव, मेटल फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड इज हैविंग डेल्टा जी पॉजिटिव, यानी कि अब क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्मिंग मेटल विल बी हैविंग डेल्टा जी नेगेटिव, यानी कि इस टेम्परेचर पे तो केवल थर्मली डिकम्पोज कर जाएगा मेटल ऑक्साइड एंड इट विल फॉर्म मेटल। देख रहे हैं, द ऑक्साइड्स आर थर्मली अनस्टेबल एंड इजीली रिड्यूस्ड। तो किसी एक टेम्परेचर के बाद अगर हम देख रहे हैं मेटल ऑक्साइड वाला मेटल फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड वाला कर्व डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 के ऊपर चला जाएगा, जिस टेम्परेचर पे ये कर्व ऊपर चला जाएगा उस टेम्परेचर के बाद तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मेटल ऑक्साइड केवल हीट करने से ही मेटल बन जाएगा। तो सबके संग कैसे होगा, सबके संग ऐसा करेंगे तो बताइए, ये तो कभी भी इन्हें कितने हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा होगा, इतना फिजिबल थोड़ी हो सकता है। पर आपने देखा होगा मर्कुरिक ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, ये है ना थर्मली अनस्टेबल, फटाफट हीट करने पे मेटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आज समझ में आया, ओके। बच्चे कह रहे हैं सर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आज पहली बार समझ में आ रहा है कि क्यों सिल्वर ऑक्साइड और मर्कुरिक ऑक्साइड हीट करने पे थर्मली डिकम्पोज करके मेटल दे देते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन इज लोअर, देयर ऑक्साइड बिकम्स हार्डर टू रिड्यूस, यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है रिडक्शन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्कुरी 357 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्कुरी इज -38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं 357 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद तो पॉजिटिव स्लोप और ज़्यादा हो गई, ठीक है। एलिंगम डायग्राम हम दिखा रहे हैं आपको फिर से, ये वाली वो लाइन है जहाँ पे कार्बन इज कन्वर्टिंग टू कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर से देख लीजिए, ये वो लाइन है जहाँ पे कार्बन इज कन्वर्टिंग टू कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे हम देख सकते हैं डेल्टा एन जी इज इक्वल टू +1 और स्लोप इसलिए हमारी आ गई नेगेटिव। दूसरा एक और कर्व देखने की ज़रूरत है जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग CO2, यहाँ पर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू -1 यानी कि स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है। एक जगह स्लोप पॉजिटिव, एक जगह स्लोप नेगेटिव है। अब बात सारी ये आ जाती है कि हमें लोअर कर्व हमेशा हेल्प करता है ऊपर वाले कर्व के रिडक्शन के लिए, लोअर कर्व हमेशा हेल्प करता है ऊपर वाले कर्व में मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में रिड्यूस करने में। तो आप बताइए, ये ब्लू वाली लाइन जो है ये ज़्यादा हेल्पफुल है बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 710 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ये ब्लू वाली लाइन ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब CO रिएक्टिंग विद O2 विल हेल्प मी बेटर, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड खुद ऑक्सीडाइज हो जाए तो मेटल रिड्यूस हो जाएगा।
यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इज गोइंग टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड। देख रहे हैं आप, ब्लू वाली लाइन जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन है, ये 710 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ज्यादा नीचे लाए कर रही है, इसका कर्व ज्यादा नीचे है, ये ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगी। और 710 के बाद आप ये लाइन देखिए, कार्बन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी 710 के बाद ये मास्टर है सबके। ओके, तो एक बहुत अच्छी बात समझ में आ गई, टेम्परेचर लेस देन 710 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन। At temperature greater than 710 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि जहां पे रिडक्शन जोन है हमारा, वहां पे टेम्परेचर क्या है। अगर रिडक्शन जोन हमारा 710 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे वाला है तो वहां पे मेजर रिडक्शन जो होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड से होगा। यानी कि कई बार हम देखते हैं आयरन वायरन रिडक्शन जोन में यही टेम्परेचर होता है। जी हाँ, और जहां पे रिडक्शन जोन का टेम्परेचर ग्रेटर देन 710 डिग्री सेंटीग्रेड हो वहां पे कार्बन मेजर होगा रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक वगैरह वाले केस में शायद याद हो ऐसे ही कुछ होता है। यार ये तो सर मजा आ रहा है, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जी हाँ, बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू कार्बन, बट रिवर्स इज टू अबव 710 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सप्लेन, बताइए, अभी तो एक्सप्लेन किया ही था, कितना मजा आएगा सब देखने में। सिंस दिस लाइन इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, आपको पता ही है यहाँ पे क्या है, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू +1, तो ये लाइन की स्लोप नेगेटिव, कार्बन बिकम्स बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बेटर एंड बेटर एंड बेटर होता जाएगा। ऐसे देखा जाए तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग कार्बन तो फिर किसी को भी रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि वो तो स्लोप, भाई वो तो नेगेटिव स्लोप में आ रहा है, फाइनली वाला कर्व तो हर कर्व के नीचे आ जाएगा। सही बात है, पर क्या हमेशा हम कार्बन को एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे? नहीं, क्योंकि क्या पता वो टेम्परेचर इतना हाई हो कि वो फिजिबली ना हो उससे रिड्यूस कराना कार्बन से फिर, ठीक है कि नहीं, ये वाली बात। सिंस दिस लाइन इज अपवर्ड स्लोपिंग तो CO बिकम पुअर रिड्यूसिंग एजेंट एज इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, 710 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद तो कार्बन ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, उससे पहले है कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। Above approximately 1025 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन कैन रिड्यूस जिंक ऑक्साइड टू जिंक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हमने देखा 710 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर किसी चीज़ को रिड्यूस कराना है तो क्या बेटर है, कार्बन इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे 1025 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप सोच सकते हैं जिंक को रिड्यूस कौन कराएगा, कार्बन सॉलिड। ओके, क्योंकि इससे बाद में रिडक्शन होना है, देख रहे हैं आप। अब वैसे आपको मैं फिर दिखाता हूँ, ये जिंक वाला कर्व ये है, जिंक वाले इस कर्व से ऊपर ही लाई कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के रिडक्शन वाला कर्व और कार्बन के रिड्यूसिंग एजेंट वाला कर्व। कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ये रेड कर्व है, कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ये ब्लू कर्व है, और जिंक वाला कर्व ये है। अब जिंक वाला कर्व जब ये है तो ये तो दोनों से नीचे लाया कर रहा है, इसको कोई रिड्यूस अभी कर ही नहीं सकता। एक टाइम ऐसा आया जब ये ऊपर चला गया, जैसे ही ऊपर गया मैंने कहा अरे भैया अब तो फायदा हो गया, जिंक वाला कर्व ऊपर है, कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वाला कर्व नीचे आ गया। अब सर हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे एज ए कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट ले लें, हाँ ले लेंगे, यही हुआ। क्या यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं? नहीं सर, अभी कैसे, अभी तो ब्लू लाइन और भी ऊपर है इससे। इसके बाद दोनों में से कुछ भी रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज हो जाएंगे। ओके, तो क्यों ना हम यहीं पे यूज करें ना, पहले जहां पे हमारा फायदा हो जाए, ये कार्बन से रिड्यूस हो जाए, हमें हाई टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं करना पड़े। बच्चे कह रहे हैं सर आज सच में समझ में आ रहा है लिंकन डायग्राम में है क्या। तो देख सकते हैं 1025 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कराया जा सकता है थ्रू कार्बन, क्योंकि कार्बन वाला रेड वाला कर्व जो है वो जिंक टू जिंक ऑक्साइड वाले कर्व से अब नीचे आ गया। इसका स्लोप नेगेटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव, फाइनली तो इसको ही नीचे आना है सबके, ठीक है। अब इतना फीजिबल है कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं। तो आपसे कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, जिंक ऑक्साइड टू जिंक का रिडक्शन होना है, विच इज़ द प्राइमरी रिड्यूसिंग एजेंट। आप सोच ही लीजिए ना, कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या करेगा रिड्यूस, 710 के ऊपर है तो कार्बन ही है रिड्यूसिंग एजेंट। At sufficiently high temperature, theoretically, carbon is capable of reducing most of the metal oxides to metal, but practically not used for all the oxides. आप सोचिए इतना हाई टेम्परेचर अगर होगा, क्या सच में फिजिबिलिटी है उस प्रोसेस की, क्या वो इकोनॉमिकल हो जाएगी?
For highly stable oxides like Al2O3, MgO, CaO, TiO2, etc., because it is practically difficult to maintain very high temperatures around 2000 degrees centigrade due to cost of process and other feasibilities. इसलिए इनके रिडक्शन के लिए हम कार्बन यूज नहीं करेंगे. इनका कैसे होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पढ़ेंगे ये भी आगे. Find the number of following curves which are wrongly represented in the Ellingham diagram given below. Wrongly represented में सर कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे. सही बात है, कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड तो नहीं हो सकता ऐसे विद अ नेगेटिव स्लोप. ये तो पॉजिटिव स्लोप का होगा. कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, सर ये कैसे हो जाएगा? इसका तो नेगेटिव स्लोप आना चाहिए, तो इसका पॉजिटिव स्लोप आना था, इसका नेगेटिव स्लोप आना था. और सी से CO2, सी से CO से CO2, सॉरी CO से CO2 बनना, ये क्या हो गया? डेल्टा Ng -1. तो स्लोप इसका आना चाहिए था पॉजिटिव, तो ये भी गलत हो गया. ये तीनों गलत हो गए. Mg वाला तो ठीक है, Mg वाला तो ठीक है. तो 3 कर्व गलत हो गए हमारे इसमें, तीनों जो मैंने येलो से सर्कल कर दिए. अरे वाह, आंसर बिल्कुल ठीक है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज रॉन्गली रिप्रेजेंटेड? अब इसमें से कौन सा वाला रॉन्गली रिप्रेजेंटेड है? सबसे पहले तो ये देखा करिए मेटल से मेटल ऑक्साइड वाले की स्लोप पॉजिटिव है या नहीं. आयरन की है, जिरकोनियम की है, Mg की है. अरे सर लेड टू लेड ऑक्साइड नहीं है, यही हो जाएगा रॉन्गली रिप्रेजेंटेड. बाकी अगर सिंगल चॉइस है तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. वैसे भी हमने देखा था कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ठीक ही दिया हुआ है. मैं इसको येलो से नहीं सर्कल कर रहा, नहीं तो आप परेशान नहीं हो जाएं. और ये वाला भी ठीक है क्योंकि इसकी स्लोप पॉजिटिव ही होती है. कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट विद द राइज ऑफ टेम्परेचर. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. जी हाँ, बी सही आंसर है. विच ऑफ द मेटल ऑक्साइड इज हैविंग मिनिमम थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर? सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन किस ऑक्साइड का हो जाएगा? जो सबसे पहले डेल्टा G = 0 क्रॉस कर लेगा. देखिए क्रॉस कर रहा है. ओके, FeO. यार कितनी सही है यार, ये तो बड़ा सिंपल हो गया सर एलिंगम डायग्राम. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय आयरन एट द गिवन टेम्परेचर? तो अगर हमें आयरन से रिड्यूस कराना है किसी मेटल ऑक्साइड को, तो वो वाला कर्व तो इससे ऊपर लाया करना चाहिए. जिरकोनियम का भी इससे नीचे, Mg का भी इससे नीचे, कैल्शियम का भी इससे नीचे, और तो कोई दिया ही नहीं मेटल ऑक्साइड. तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. तो नन ऑफ दीज, क्योंकि आप देख रहे हैं तीनों कर्व उसके नीचे लाए कर रहे हैं. ठीक है, और हम तो उसी को केवल रिड्यूस कर सकते हैं मेटल ऑक्साइड को जिसका कर्व ऊपर लाए कर रहा हो. ठीक है, तो इट शुड बी नन ऑफ दीज ना. हाँ, metals which are placed in upper part of Ellingham diagram can be reduced by the metals placed at lower part of Ellingham diagram. ठीक है. The correct statement regarding the given Ellingham diagram: at 1400 degrees centigrade, aluminum can be used for the extraction of zinc from zinc oxide. तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड देखें अगर हम, ठीक है, तो करीब करीब शायद यहाँ पे कहीं आ जाएगा. हाँ, तो कह सकते हैं. ठीक है, ये तो सही दिख रहा है. कोक कैनॉट बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम Cu2O. तो Cu2O से अगर हमें बनाना है तो कोक को यूज़ कर सकते हैं ना. ये देखिए बड़ा बिल्कुल ही हो सकता है. ये तो रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट. एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर कैन बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड. नहीं भैया, कॉपर का कर्व तो हमेशा ही ऊपर आ रहा है, गलत हो गया ये भी स्टेटमेंट. एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड कोक कैन बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड. नहीं भैया, कोक इस समय ऊपर है, कर्व का जिंक वाला नीचे है, पॉसिबल ही नहीं है. अभी तो हमने पढ़ा था वैसे ही 1025 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही या उसके ऊपर ही कार्बन कैन रिड्यूस जिंक ऑक्साइड टू जिंक. ठीक है, दैट्स गुड. स्टेटमेंट 1 इज द राइट आंसर. मज़ा आ गया, बच्चे बहुत खुश हो गए. दैट्स ग्रेट. चलिए फिर अभी यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं एलिंगम डायग्राम वाले टॉपिक को. जल्दी फिर आपसे मिलेंगे. टेक केयर, टिल देन, बाय बाय.